हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा चल रही है न्यूट्रिशन साइंस पर। न्यूट्रिशन साइंस में भी हम इस टाइम पर रोगों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं पर हमने मधुमेह और लीवर सिरोसिस के बारे में चर्चा किया था। आज की जो हमारी क्लास हो रही है, इस क्लास में हम हार्ट डिजीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये हृदय रोग क्या होता है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो आपको पता है कि हृदय रोग में हृदय हो गया, गुर्दा और मस्तिष्क को जो रक्त पहुंचाने वाली धमनियां होती हैं, इनमें परिवर्तन होता है या फिर इनमें जो विकार उत्पन्न होता है। तो इस कारण से हमारे इन अंगों में मतलब जो गुर्दा हो गया, हृदय हो गया, मस्तिष्क हो गया, यहाँ पर जो ब्लड होता है वो सही मात्रा में पहुँच नहीं पाता है। और रक्त अगर नहीं पहुँच रहा है तो पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन हो गया और जो पोषक तत्व हो गए, ये सब चीज़ें जो हैं नहीं पहुँच पाती हैं। इन कारण से क्या हो जाता है? इन कारण से जो है ये हृदय रोग हो जाता है। आपको पता है हृदय में परिसंचरण के समय 2 आलिंद होते हैं, दोनों आलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं। और जो जिससे क्या होता है, जब आलिंद सिकुड़ते हैं तो उस टाइम पर नीले जो होता है वो आपका फैलता है और रक्त नलियों तक पहुँचता है। सिकुड़ने और फैलने से, ठीक। लेकिन जो ये सिकुड़ने की प्रक्रिया होती है, इसे सिकुड़ने की प्रक्रिया को हम सिस्टोल बोलते हैं। और जो फैलने की प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। और आपको ये भी पता है, हम ये एक जनरल सी बात कर ले रहे हैं हार्ट के बारे में। तो जो एक प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसका जो प्रकुंचन दाब होता है वो कितना होता है? तो 110 से 120 तक होता है। इसके बाद जो निलय होता है, वो क्या हो जाता है? वो शिथिल पड़ जाता है। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में जो दाब होता है, उनके बीच के दाब का अंतर जो होता है, वो 40 से 50 का अंतर होता है। ये तो हमने जान लिया सामान्य सा हृदय के बारे में, ठीक? अब हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने नोट भी किया है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्या? कि जो हृदय है, हृदय शरीर का वह अंग है जिससे पूरे शरीर को शुद्ध रक्त मिलता है और अशुद्ध रक्त पुनः लौटकर शुद्ध होने के लिए आता है। आपको पता है जो ये आपका हृदय होता है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि शुद्ध रक्त को शरीर में पहुँचाना। और जो अशुद्ध रक्त है, अब जो अशुद्ध रक्त है उसको फेंक तो देगा नहीं, तो उसको अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए भेजना। ये कार्य होता है आपके हार्ट का होता है, ठीक? शुद्ध रक्त शरीर में पहुँचने का कार्य मतलब जो शुद्ध रक्त है उसको शरीर में पहुँचाने का कार्य कौन करता है? तो धमनियाँ करती हैं। धमनियाँ क्या करती हैं? धमनियों में आपको यहाँ से सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो धमनियों में ब्लड होता है वो आपका शुद्ध होता है और जो शिराओं में ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है। तो जो शुद्ध रक्त होता है शरीर में पहुँचाने का कार्य धमनियाँ करती हैं और अशुद्ध रक्त को वापस हृदय में पहुँचाने का कार्य शिराएँ करती हैं। अर्थात धमनियाँ शुद्ध रक्त लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त लेकर शरीर की सूक्ष्मतक इकाई जो कोशिकाएँ होती हैं वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है कि जो आपकी धमनियाँ होती हैं, उनमें तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, लेकिन जो शिराएँ होती हैं, शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। और जो अशुद्ध रक्त पहुँचाने का शरीर के विभिन्न कोषों में पहुँचाने का कार्य होता है, वो कौन करता है? तो वो करते हैं आपके धमनियाँ। और अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक मतलब हृदय तक पहुँचाने का कार्य कौन करते हैं? तो वो करती हैं शिराएँ करती हैं। यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। आगे देख लेते हैं हम।
आगे आ जाता है आपका शुद्ध रक्त द्वारा कोशिकाओं में ज्वलन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाने से रक्त अशुद्ध हो जाता है। अब रक्त अशुद्ध कैसे होता है? तो जब जो है ज्वलन क्रिया होती है, ज्वलन क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो हमारे ब्लड में मिल जाता है और जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है, तो क्या हो जाता है? तो जो हमारा ब्लड होता है, वो अशुद्ध हो जाता है, ठीक? आगे है आपका कि यह रक्त शिराओं द्वारा एकत्रित कर हृदय में लाया जाता है और वहां से शुद्ध रक्त होने के लिए फेफड़ों में पहुंचाया जाता है। मतलब कि जो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जिस रक्त में मिल गया है, तो वो क्या करता है? तो ये शुद्ध होने के लिए हृदय तक पहुँचाया जाता है और फिर रक्त हृदय द्वारा इनको जो है शुद्ध होने के लिए हृदय तक पहुँचाया जाता है और वहाँ से इसे शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में पहुँचाया जाता है। यहाँ पर जो है आपका जो ब्लड होता है, वो शुद्ध हो जाता है और फिर वो कहाँ जाता है? हृदय में आ जाता है और यह जो है क्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है। मतलब ब्लड का शुद्ध होना, फिर उसका अशुद्ध होना, जो अशुद्ध ब्लड है वो फिर आपके हृदय तक जाना, वापस शुद्ध होके उसका पूरे शरीर की कोशिकाओं में जाना, जो भी अशुद्ध ब्लड है उनका फिर से शुद्धिकरण होना, ये प्रक्रिया निरंतर हमारे शरीर में चलती रहती है। ठीक? ये तो हमने जान ली हार्ट के बारे में कि हृदय का क्या कार्य होता है, क्या कार्य नहीं होता है। अब हमें जानना है हृदय रोग के बारे में। आपको पता है ये जो हृदय रोग है इसी को हम हृदयाघात भी बोलते हैं और स्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। तो चाहे एथेरोस्क्लेरोसिस हो या फिर हृदयाघात हो, बात दोनों एक ही होती है। तो हमें क्या जानना है? हमें हृदयाघात के बारे में जानना है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हृदयाघात को और किस नाम से जानते हैं? जो हृदयाघात होता है, इसे हम अमीरों का रोग, संपन्न रोग या फिर धनाढ्य रोग कहते हैं। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, आपसे पूछा गया है, अमीरों का रोग कौन-सा है या फिर संपन्न रोग किसे कहते हैं या धनाढ्य रोग किसे कहते हैं? क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो हृदय रोग होता है, हृदय रोग को इसलिए बोला जाता है अमीरों का रोग, क्योंकि जो हृदय रोग होता है ये जब आपके शरीर में आपने फैट वगैरह अत्यधिक मात्रा में ले लिया है और वो आपके शरीर में अच्छे से पाचन नहीं हो पा रहा है। आपने जंक फूड काफ़ी ले लिया, आपने काफ़ी फैट यूज़ कर लिया, आप जो है ये सारी जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर इनको अमीरों में ही होता है। ठीक? क्यों? क्योंकि इनका खान-पान भी नहीं सही होता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है मतलब जो हृदयाघात होता है, ये कैसे होता है? तो आहार में वसा की मात्रा अधिक लेने से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। इसमें रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव से नलिकाएं सकरी और सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण जो रक्त है उसका परिसंचरण में जो है दिक्कत आने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इस रोग में रक्त जो नलिकाएं होती हैं उनकी जो आंतरिक परत होती है, मतलब रक्त नलिकाएं कैसे होती हैं? यहाँ हम थोड़ा-सा स्पेस लेंगे। यहाँ पे थोड़ी-सी स्पेस है। तो यहाँ पर देखते हैं जैसे ये मान लेते हैं आपकी रक्त नलिकाएँ हो गई, ठीक? तो ये जो रक्त नलिकाएँ होती हैं, इनकी जो आंतरिक दीवार है मतलब ये दीवार है इसकी, तो आंतरिक दीवारों पर जो फैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड होती हैं, ये सारी चीज़ें जो है जब आपके नलिकाओं में जमा होने लगती हैं, तो आपके शरीर में ब्लड का संचरण अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर जब ब्लड अच्छे से नहीं जा पाएगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, तो समस्या तो हो ही जाएगी। तो ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, इसका मुख्य कारण यही होता है कि इसमें होता क्या है कि इसमें जो है आपके जो नलिकाएँ हैं, रक्त नलिकाएँ हैं, इसमें इसकी आंतरिक सतह आपकी यही हो गई। तो यहाँ पर इनकी दीवारों पर वसा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इन सब की परत जम जाती है। अब इन सब की जब परत जम जाती है, आप अभी ये ठंडी का मौसम है।
ठंडी में आप देखेंगे अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है एक पतली सी पाइप लीजिए और आप उसमें क्या करेंगे फैट के जगह मतलब कि आप ले सकते हैं जो ये वानस्पतिक जगत के घी हो गए। जैसे हम नारियल का तेल ले सकते हैं या फिर आप डालडा ले लीजिए और आप इसको इस नली में डालिए। जब ये जो है ठंडी है अभी, तो ये क्या होगा धीरे-धीरे यहाँ पर चिपकने लगेगी। तो जब आप पानी डालेंगे यहाँ पे, इस जगह पे अगर पानी जा रहा है, तो क्या वो पानी का प्रवाह उतनी तेज़ी से हो पाएगा जैसे पहले हो रहा था? नहीं हो पाएगा। तो वैसे जब इन नलिकाओं में जो ये हमारी ब्लड की नलिकाएँ हैं, इनमें जब वसा, फैट इन सब के जो कण हैं वो जमने लगते हैं, तो जो है एथेरोस्क्लेरोसिस इसी को बोलते हैं। अब इसकी 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहले तो आपको ऐसे समझ लेना है कितनी अवस्थाएँ होती हैं? 3 अवस्थाएँ होती हैं। 3 अवस्थाओं में आपका क्या होता है? तो जो पहली अवस्था होती है, उसमें क्या होगा? पहली अवस्था में जैसे ये आपकी रक्त नलिकाएँ हो गईं, ये जो है जहाँ से हमारा ब्लड जाता है। तो प्रथम स्टेज में क्या होगा कि रक्त की जो धमनियाँ होती हैं, इनमें सबसे पहले क्या होगा छोटे-छोटे वसा के दाग धब्बे जो छोटे-छोटे पदार्थ होंगे वो जमने लगेंगे। यहाँ पर बहुत छोटे-छोटे पीले-पीले पदार्थ जो हैं वो जमने लगेंगे। अभी जब तक ये बिल्कुल क्लीन था, तब तक ब्लड अच्छे से जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब इस नली में छोटे-छोटे धब्बे वसा के जमा हो रहे हैं और धमनियों की जो आंतरिक सतह है जिसे हम इंटिमा बोलते हैं, पर जो पीले रंग के वसायुक्त पदार्थ और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है। क्या-क्या? तो उस पर वसा और कोलेस्ट्रॉल इनका जमाव हो जाता है। ये तो हो जाती है पहली स्टेज में। फिर इसकी दूसरी स्टेज में क्या होता है? तो दूसरी जो स्टेज होती है, इसमें जो वसा होते हैं, वसा के कण मतलब कि जो आपका फैट हो गया और जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये महीन धागे की तरह बन जाते हैं। मतलब इस पे बिल्कुल ऐसे महीन-महीन से धागे की तरह ये संरचना बना लेते हैं आंतरिक परत में। तो इसमें क्या होता है? इसमें वसीय अम्ल होता है, लाइपोप्रोटीन होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोज होते हैं, रेशे होते हैं, ये सारी चीज़ें उपस्थित होती हैं। और धीरे-धीरे क्या होता है, इनका जो ये जमाव होता है वो बढ़ता चला जाता है। पहले क्या था? पहले बिल्कुल धब्बा-सा था, फिर धीरे-धीरे रेखे मतलब रेशे की संरचना बनी, फिर ये जो है बढ़ता चला गया, मतलब इसका जमाव जो है वो बढ़ता चला गया। अब जब जमाव बढ़ता चला जा रहा है, तो ब्लड को बहने के लिए जगह भी कम मिल रही है। अब जगह कम मिल रही है तो ब्लड का सर्कुलेशन तो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ब्लड के जो सर्कुलेशन होता है उसमें जो है बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि जब ये सारी चीज़ें आपकी फैट और कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन ये सारी चीज़ें जब जमा होने लगती हैं तो सकरी हो जाएगी जगह। जब जगह सकरी हो जाएगी तो उसमें से ब्लड निकल नहीं पाएगा। फिर आ जाती है आपकी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या होता है? तो जो तीसरी स्टेज होती है, उसमें जो ये धमनियाँ होती हैं, धमनियों में जो वसा और कोलेस्ट्रॉल, स्टार्च ये सब जो पदार्थ जमा हुए होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? ये थोड़ा नरम और कोमल हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होगा? फिर धमनियों पर घाव होने लगता है। जब धमनियों पर घाव होने लगता है, तो इनकी स्थिति जो है, इनकी आकृति वो बिगड़ने लगती है। अब इनकी आकृति जो है हमारे जो ये धमनियाँ हैं उनकी आकृति बिगड़ने लगी है। अब घाव के निचले भाग में रेशेदार पदार्थ हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सब का जो है जमाव हो जाता है। अब इन जो घाव होते हैं, इन घावों में से भी रक्त का स्राव होने लगता है। और क्या होता है? जब रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त स्राव के बाद जब रक्त का थक्का जम जाता है, तो कभी-कभी ये क्या करता है धमनियों के बीच में आकर जम जाता है। अब जब धमनियों के बीच में यहाँ पर जो थक्का बना है वो आके धमनियों के बीच में रुक जाता है। अब जब धमनियों के बीच में थक्का रुक जाता है तो क्या होगा?
तो रुकने से इनकी प्रवाह में जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है उसकी क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब जब बाधा उत्पन्न हो रही है तो इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा वो हमारे हृदय पे पड़ रहा है। अब यदि आपके जो रक्त का थक्का जमा है छोटा होता है तो रक्त की जो प्रवाह की गति होती है वो बहुत धीमी हो जाती है। मतलब ये एकदम से ब्लॉक नहीं हुआ होता है। अ, थोड़ी-थोड़ी जगह होती है। तो जो थक्का होता है अगर वो छोटा होता है तो ब्लड निकल जाता है। लेकिन अगर यही थक्का बड़ा हो जाता है तो आपका ब्लड जो है निकल नहीं पाता है। तो अगर ब्लड नहीं निकल पाएगा, ब्लड की क्या होगी ब्लड हमारे शरीर में पहुँच नहीं पाएगा तो ऐसे में क्या हो जाएगी? तो ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। बस इतना हमें एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में जानना था। आइए अब हम देख लेते हैं जो हमने नोट किया है। ये तो हमने एक कहानी सा देख लिया कि किस तरह से जो हार्ट अटैक आता है वो किस तरह से आता है, किस तरह से हमारा हृदय कार्य करना बंद करता है। अब यहाँ से हमें जो चीज़ें नोट करनी है वो हम यहाँ से नोट करेंगे। हमने देख लिया कि जो आहार में हम वसा की मात्रा अधिक ले रहे थे, तो इससे हमारे जो रक्त की नलिकाएँ थीं उसमें वसा जम जा रही थी और नलिकाएँ क्या हो रही थी? सक्रिय और सख्त हो जा रही थी। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये तो हमने देखा कि किस तरह से हृदय हमारा जो है वो कार्य करना बंद किया। अगर हृदय की धड़कन तेज होना, हृदय का आकार बढ़ना, खर्राटे की आवाज़ आना इत्यादि हृदय रोग के सामान्य से लक्षण होते हैं। अगर कि आप थोड़ा-सा भी कार्य कर देते हैं, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय का आकार बिगड़ रहा है और अगर खर्राटे की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये हृदय रोग का सामान्य-सा लक्षण है। इसमें नलिकाओं का सकरा होना भी सबसे बड़ी समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं कि अगर सकरा हो जा रहा है, तो ब्लड निकल नहीं पाएगा। अगर ब्लड निकल नहीं पाएगा, तो क्या होगा? तो हृदय गति तो रुकनी ही रुकनी है। आगे है आपका धमनी की आंतरिक परत को अंतिमा कहते हैं। अंतिमा ये अंतिम नहीं, अंतिमा कहते हैं। ठीक? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अंतिमा बोलते हैं जिसमें एंडोथेल्मिक टिश्यूज़ कहते हैं। क्या कहते हैं और इसे एंडोथेल्मिक टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब हृदय रोग के कारण क्या हो सकते हैं? अगर हृदय रोग किसी को हो रहा है, तो हृदय रोग होने का कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो उच्च वसा युक्त आहार एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाले वस्तुओं का प्रयोग करना। हम इतना अधिक वसा लेते हैं और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का इतना ज़्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे में मतलब हम कोलेस्ट्रॉल तो काफ़ी ले रहे हैं, फैट हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और शारीरिक कार्य कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस खाली ये बैठे हैं। आपको पता है हमारा जो दिनचर्या हो गया है, किस तरह से हो गया है? हम सुबह तो थोड़ा-सा खाएँगे, दोपहर में भी थोड़ा-सा ही खा लेते हैं, शाम को लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ अच्छा बनेगा तो शाम को बनेगा, लेकिन हम शाम को खा तो लेते हैं, उसके बाद हम कार्य भी करते हैं, तो जो हम कार्य नहीं करते हैं, तो जो हमने फैट लिया है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है, जो हमने प्रोटीन लिया, इन सब का पाचन कैसे होगा? तो एक तो हम अपने आहार में उच्च वसा और जो कोलेस्ट्रॉल है, इन सारी चीज़ों को अधिक मात्रा में सेवन करते हैं और इनका पाचन अधिक मात्रा में हो नहीं पाता है, तो ये भी इसका कारण होता है हृदय रोग का। आगे देख लेते हैं। आगे आपका और क्या कारण इसमें आ सकता है? तो आगे इसका कारण है कि उच्च कैलोरी युक्त आहार। उच्च कैलोरी युक्त आहार का मतलब वही कि आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया काफ़ी, काफ़ी आपने फैट ले लिया, आपने प्रोटीन भी काफ़ी ले लिया। तो आपने जब इन सारी चीज़ों को अपनी आहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में शामिल कर लिया है और उस हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका पाचन नहीं हो पा रहा है, तो ये भी क्या होता है ये भी आपके हार्ट डिजीज़ का कारण बनता है। अगला है आपका आरामदायक जीवन। जब आप अपने आहार में अधिक कैलोरी वाले वो जो भोज्य पदार्थ हैं उनका सेवन कर रहे हैं। कार्य आप शारीरिक रूप से कोई मेहनत का कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो है ये फैट वग़ैरह क्या होंगे शरीर में ही तो जमा होंगे। तो
ये जो हार्ट अटैक का कारण बनता है, जो हृदय रोग संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, वो आरामदायक जीवन भी बनता है, ठीक? फिर मानसिक तनाव एवं चिंता, जब व्यक्ति को मानसिक तनाव या चिंता होता है, तो ये भी जो है आपने देखा होगा कभी-कभी क्या होता है, आपने जब हार्ट अटैक के बारे में सुना होगा कि तो ये ज़रूर सुना होगा कि उनको बहुत चिंता थी, किसी भी चीज़ की आप ये सुनेंगे उनको बहुत टेंशन रहती थी इस बात की, बहुत चिंता रहती थी, वो बहुत तनाव में रहते थे। तो हृदय रोग का कारण क्या होता है? मानसिक तनाव और चिंता भी होता है। अगला विपरीत जीवन शैली, मतलब वही कि हमारा दिनचर्या नहीं अच्छा है, खाने-पीने का तौर-तरीका नहीं अच्छा है, ना समय पर सोना, ना समय पर उठना, ना समय पर खाना, ना समय पर पीना। तो ये सारी क्या होती हैं, ये हमारी विपरीत जीवन शैली हो गई हैं। सुबह उठने को तो 12 बजे उठते हैं, रात में 10 बजे तक, शाम को 10 बजे तक सोने को तो हम 1-2 बजे सोते हैं। शाम का जो खाना होता है, जो शाम का हम भोजन लेते हैं, हमें 7 से 8 के बीच में ले लेना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या होता है, 9 से 10 बजे खाना बनना ही स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये होती हैं विपरीत जीवन शैली, इनका प्रभाव भी हमारे हृदय पर पड़ता है। तो ये भी जो विपरीत जीवन शैली भी है, ये भी आपके हृदय रोग का एक कारण बनता है। अगला आ जाता है आपका कि विपरीत पारिवारिक इतिहास। अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक, हृदय संबंधी कोई बीमारी थी, तो हो सकता है आपको भी हो जाए, ठीक? मतलब ये एक कह सकते हैं कि परिवार में अगर किसी को हुआ था, तो ये भी मतलब कि आने वाली जनरेशन में भी हो सकता है, ठीक? अगला था हाई ब्लड प्रेशर, जिसका जो बीपी है वो हाई है, तो उसको भी ये जो है दिक्कत आ सकती है कि उसको भी जो है हार्ट का पेशेंट हो सकता है वो, हृदय का रोगी हो सकता है वो। अगला कारण क्या आ जाता है आपका? अगला कारण आ जाता है आपका स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, मतलब जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तो उनको क्या होता है, तो उनको हृदय संबंधी रोग हो सकता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है या फिर अल्कोहल ले रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें रक्त की नसें सख्त हो जाती हैं, जो जो रक्त की नसें होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं, जिस कारण नसों की फैलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। अगर जो नसें हैं वो फैल नहीं पा रही हैं, उनके फैलने की क्षमता समाप्त हो गई है, तो आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेशन में भी दिक्कत आएगी। तो ये सारे कारण थे जो हमने देखे, ये किसके कारण थे? तो ये सारे हृदय संबंधी रोग के कारण थे, ठीक? ये तो हमने कारण पर चर्चा कर लिया। अब हम देख लेते हैं चरण। हमने आपको बताया, तो ये तो हमने आपको बता दिया कि जो ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, हृदय रोग जो हो रहा है, ये कैसे होता है? आपने देख भी लिया, कहानी भी सुन ली आपने, और उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी कि किस तरह से ये आपका जो ब्लड नलिकाएँ होती हैं, इसमें धीरे-धीरे फैट और ये सब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें कैसे जमा होती हैं और किस तरह से ये जो है आपके ब्लड को शरीर में जाने से रोकती हैं और लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें तो आपने समझ ली, आपको समझ में भी आ गया होगा। लेकिन क्या हमारे एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछा जाता है? कहानी तो पूछी नहीं जाएगी कि हमसे कहानी पूछ ली जाएगी। अब कहानी ही पूछी जा रही होती तो सब आसानी से ही कर देते ना, लेकिन कहानी नहीं पूछी जाती है। तो आपको क्या करना होता है, कुछ स्टेप को ध्यान रखना होता है कि किस तरह से, मैंने आपको जब भी रोग संबंधी कोई भी रोग बताया है, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कोई भी बीमारी एकाएक नहीं हो जाती है। वो कुछ अवस्थाओं से होकर गुज़रती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जिसे हम या तो लक्षण के रूप में देख सकते हैं या कह सकते हैं ना कि जो है ये सिम्पटम इसके दिखते हैं, तो फिर ये जाके लास्ट में बीमारी हमें दिखती है। तो वैसे ही हृदय का भी होता है, जो हृदय रोग होते हैं, इसके भी कुछ चरण होते हैं। तो हमें इन चरणों को ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में यहीं से जो है आप क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक? तो आपको ये चरण ध्यान रखने हैं। तो चलिए हम भी ये चरण देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा?
सबसे पहले स्टेप में होगा कि वसा एवं कोलेस्ट्रॉल के साथ तंतु बनना, मतलब ये जो आपकी नलिकाएं हैं, ब्लड की नलिकाएं हैं, इसमें क्या होगा, वसा और कोलेस्ट्रॉल के तंतु आपस में मिलेंगे यहाँ पर, जो हमने पहले देखा था दाग धब्बे से बन जाते हैं। ठीक, फिर क्या होगा, अब आपको पता है अगर जो हमारी नलिकाएँ हैं, आंतरिक सतह है, वहाँ पर अगर फैट और कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो रहा है, तो जो इसकी आंतरिक सतह है, ये जो आंतरिक सतह है, ये कैसी हो जाएगी? ये मोटी-सी हो जाएगी। हम इसको थोड़ा एक साइड में बनाते हैं। तो जो ये हमारी नलिकाएँ हैं, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमने देखा जो फैट और कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ पर जमाव हो रहा था, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा दाग धब्बा जैसे हमने पहले देखा था। तो सबसे पहले स्टेप में आपकी जो ब्लड नलिकाएँ होती हैं, वहाँ पर क्या होगा, फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा होगा। उसके बाद जब इनका जमाव होगा तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आंतरिक सतह है ये मोटी हो जाएगी। ये जो हमारी आंतरिक सतह है ये कैसी हो जाएगी? तो ये मोटी हो जाएगी। हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो फैट होता है वो फैट यहाँ पर जमा हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फैट का जमाव होने लगता है। अब जब फैट का जमाव होने लगता है तो हमारी आंतरिक सतह मोटी हो जाएगी। अब जब मोटी हो जाएगी सतह तो जो हमारा तीसरा स्टेप आएगा उसमें बनेगा फैटी स्ट्रेच। मतलब ये जो आपका फैट जमा हो रहा है इसमें धागेनुमा संरचना हो जाएगी, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से धागेनुमा छोटी-छोटी संरचना बन जाएगी। कहाँ पर? इन नलिकाओं के बीच में, यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो नलिकाओं के बीच में छोटी धागे-धागेनुमा संरचना बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्लग फॉर्मेशन होगा। मतलब प्लग फॉर्मेशन मतलब ये जो हमने अभी धागेनुमा संरचना देखी है, ये दोनों आपस में चिपक जाएँगे, मतलब 2-2 जो धागे हैं ये आपस में चिपक जाएँगे। और जब ये आपस में चिपक जाएँगे तो इनमें क्या-क्या होगा? तो इनमें जो प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा फैट और कोलेस्ट्रॉल। तो जो हमारी चौथी स्टेज आती है, चौथा चरण आता है, वहाँ पर जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? फैट और कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। फिर फिर एथरोमा फॉर्मेशन होता है। पहले प्लग फॉर्मेशन होता है, प्लग फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? एथरोमा फॉर्मेशन होता है। अब जब एथरोमा फॉर्मेशन होता है तो इसमें और क्या चीज़ें आके जुड़ती हैं? पहले तो हमने देखा कि जो है फैट और कोलेस्ट्रॉल था। अब इस फैट और कोलेस्ट्रॉल के साथ में आपका कैल्शियम भी आकर जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? फैट के साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल भी, सॉरी, फैट कोलेस्ट्रॉल के साथ में आपका कैल्शियम भी आकर जमा हो रहा है। अब जब कैल्शियम जमा हो रहा है तो हमने देखा था कि वहाँ पर क्या होगा? रक्त का थक्का जमेगा। रक्त का थक्का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होगा? रक्त का जो है वो थक्का बनना शुरू हो जाएगा। रक्त की नलिकाओं में रक्त का जमना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब रक्त का जमना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्ट्रेशन हो जाएगा। अल्ट्रेशन का मतलब क्या हो जाता है कि घाव हो जाएगा। उन नलिकाओं पर क्या हो जाएगा? तो वहाँ पर घाव हो जाएगा, ठीक? अब आपने देखा था जब घाव हो जाता है तो क्या होता है? घाव होता है तो फिर रक्त के प्रवाह की गति धीमी हो जाती है, थक्के जो बनते हैं छोटे होते हैं, थोड़ा-थोड़ा ब्लड पास होता है। लेकिन अगर थक्के बड़े होते हैं तो ब्लड पास नहीं हो पाता है। ऐसे में व्यक्ति की हृदय गति रुक जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक? तो आपको इस चरणों में बस यही इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या? कि सबसे पहले क्या होगा? हृदय रोग में पहला चरण क्या होगा? सबसे पहले तो जो नलिकाएँ होती हैं, उन नलिकाओं में फैट और कोलेस्ट्रॉल के तंतु बनेंगे। फिर उनकी आंतरिक सतह, ये जो आंतरिक सतह है ये मोटी हो जाएगी। फिर उसमें फैटी स्ट्रेच हो जाएँगे, मतलब धागेनुमा संरचना वहाँ पर बन जाएगी। फिर प्लग फॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो धागे पहले बने थे ना 2 मतलब कई, तो उसमें से 2-2 धागे आपस में पट्टी बना लेंगे, पट्टीनुमा संरचना बन जाएगी, ठीक? उसके बाद क्या होगा? जो ये प्लग फॉर्मेशन होगा उसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल मिला होगा।
लेकिन जब फिर उसी के बाद की कंडीशन है एथरोमा फॉर्मेशन। तो जब एथरोमा का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर आपका फैट, कोलेस्ट्रॉल के साथ-साथ कैल्शियम भी आपका हो जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एथरोमा में फैट और कोलेस्ट्रॉल के साथ में कैल्शियम मिलता है, लेकिन प्लग फॉर्मेशन में सिर्फ फैट और कोलेस्ट्रॉल का ही जमाव रहता है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस होगा, फिर आपका अल्ट्रेशन होगा। ठीक, तो ये इतना चरण आपको ध्यान में रखना है। ये चरण आपसे पूछा गया है कहाँ पर? नेट के एग्ज़ाम में। बाकी अगर आप टीजीटी, पीजीटी वाले हैं तो आपको पता ही होगा, मुझे रोज़-रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक? तो ये हमने देख लिए चरण के बारे में। अब हमें एक नोट देखना है। ये नोट क्या है कि मस्तिष्क को जाने वाली गले में जो नसें होती हैं, उसे कैरोटिड नसें कहते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या बोलते हैं? उसे हम कैरोटिड नसें बोलते हैं। अगर इसमें प्लग का जमाव हो जाता है और रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, मतलब कि मस्तिष्क का लकवा हो जाता है। तो आपको पता है मस्तिष्क का लकवा कैसे होता है? तो जो मस्तिष्क को जाने वाली गले में जो नसें होती हैं, उसमें अगर प्लग का जमाव हो जाता है, तो रक्त का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिस कारण से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ठीक? ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हमने चर्चा कर लिया कि पहले तो हमने देख लिया कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, मतलब जो ये हृदय रोग होता है, वो किस तरह से होता है। फिर हमने इसको इसके स्टेप में भी देख लिया। इसके कारण को तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ये रोग हो रहा है, तो इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? मतलब किस तरह से इसका क्या इलाज किया जाता है? तो सबसे पहले इलाज में आपको क्या ध्यान रखना है? तो पहला बचाव आपका आ जाता है, जिसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, इसको भी एक बार जान लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, या हम एक प्रकार से बोल सकते हैं या इसका उपचार होता है। तो एंजियोप्लास्टी किसमें किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि हृदय रोग में किया जाता है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है, ठीक? अब लेकिन इस एंजियोप्लास्टी में किया क्या जाता है, हमें वो भी समझना चाहिए, राइट? तो होता क्या है कि जब रक्त में प्लग की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण जो नलिकाएँ होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो उस स्थिति में एंजियोप्लास्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें नलिकाओं के अंदर एक तार को डालते हैं, जिसमें गुब्बारा लगा होता है। नलिकाओं के अंदर इस गुब्बारा को फुलाया जाता है, जिससे नलियाँ साफ हो जाती हैं, वहाँ छल्ला बन जाता है। कहने का मतलब बिल्कुल आप सिंपल सा समझिए कि मान लीजिए ये आपकी ब्लड की नलिकाएँ हैं, ठीक? ब्लड की नलिकाएँ हो गईं। हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका, दिख नहीं रहा है येलो वाला। तो ये आपकी जो हैं, ये ब्लड नलिकाएँ हो गईं, राइट? अब हम करते क्या हैं एंजियोप्लास्टी में, तो हम एक तार डालते हैं यहाँ से। तार हमने एक प्रवाहित कर दिया। अब तार में क्या होता है, गुब्बारा लगा होता है। अब यहाँ से जैसे अब यहाँ पर जो है पहले ही जमा था, जो प्लग था उसका निर्माण यहाँ पर हो चुका था। तो हमने एक तार डाला, तार एक गुब्बारा था उसमें। फिर हमने क्या किया, यहाँ से फूँक मारा, तो ये जो गुब्बारा था इस नली में फूल गया। तो जो यहाँ पर नली ब्लॉक थी वो खुल जाती है। गुब्बारे से क्या होगा, गुब्बारा आप ऐसे सोचिए जैसे आप किसी चीज़ में ऐसे मतलब कोई बहुत ठोस चीज़ नहीं है और यहाँ पर ये ब्लॉक है पूरा। राइट? ब्लॉक है। फिर आपने क्या किया, यहाँ से कोई तारनुमा चीज़ को घुसा दिया। अब उसमें गुब्बारा लगा था और जब आपने यहाँ से फूँक मारा तो ये चीज़ें यहाँ पर होल हो गया, मतलब यहाँ पर जगह खुल गई और फिर क्या हो गया, वो जो नलिका थी जो जम गई थी, वो क्या हो गई, वो साफ़ हो गई और क्या हो गया, वहाँ पर छल्ले लगा दिए जाते हैं, जिससे जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ से कि एंजियोप्लास्टी किस में की जाती है, तो वो की जाती है हृदय रोग में, ठीक? अब दूसरा आ जाता है आपका एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है,
तो इसमें जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी आती है या हृदय की मांसपेशियों में सही रूप से रक्त नहीं पहुंच पाता है, तो छाती में तेज चुभन चुभन के साथ में दर्द होता है। इसे है एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। आपने देखा होगा कभी-कभी आप थोड़ा-सा कार्य कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके हृदय में दर्द होता है, ठीक? तो वही जो दर्द होता है कभी ज़्यादा कभी कम, तो हमें पता है जब छोटी-मोटी दर्द होती है तो थोड़ी देर में हम आराम कर लेते हैं या फिर कोई पेन किलर ले लेते हैं, आराम हो जाता है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस यही होता है और यह भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्टेबल और एक होता है अनस्टेबल। अगर स्टेबल है तो क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए स्टेबल है तो उसमें जब चलने-फिरने या दौड़ने पर थोड़ा दर्द होता है, लेकिन जब आप दवा ले लेते हैं या फिर आराम कर लेते हैं थोड़ा, तो क्या हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। तो ये होता है स्टेबल, ठीक? लेकिन जो ये अनस्टेबल होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। बहुत ही खतरनाक का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ही खतरनाक का मतलब कि इसमें अचानक से दर्द होता है और ये दर्द जो होता है वो आराम नहीं होने देता है। कहने का मतलब इस दर्द के बाद व्यक्ति बचता नहीं है, ठीक? तो इस दर्द के ठीक होने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो जो स्टेबल है वो तो ठीक है, लेकिन जो अनस्टेबल है वो नहीं ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आपका एक और होता है, एक जो इसका बचाव के लिए हम कर सकते हैं, वो होता है बाईपास सर्जरी। ये हमें पहले ही देखना चाहिए था। पहला तो हमने क्या देख लिया, एंजियोप्लास्टी देख लिया और दूसरा हम क्या देख रहे हैं, बाईपास सर्जरी। अब बाईपास सर्जरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने बाईपास का नाम सुना है? जैसे बाईपास कहाँ बनता है? जब जहाँ पर भीड़-भाड़ वाला इलाका होता है, तो हम क्या करते हैं, जो बाईपास होता है यहाँ से लेके जाते हैं ना, जैसे एक रोड यहाँ से जाता है, तो जो बाईपास बनता है वो इस भीड़ वाले इलाके को छोड़कर यहाँ से बनाया जाता है। बाईपास हमारा यहाँ से बनता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो जब हमारे जो ब्लड होता है, सॉरी, जो हमारा हार्ट होता है, जब वहाँ की नलिकाएँ बिल्कुल ब्लॉक हो जाती हैं, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती है, तो हम हार्ट में एक दूसरी नली यहाँ से लगा देते हैं, जिसे हम पास सर्जरी का नाम दे देते हैं। तो वहाँ से जब हम उसको लगा देते हैं, यहाँ का कनेक्शन ही कट कर देते हैं हम। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। हम यहाँ से एक पाइप लगा के, एक नली लगा के यहाँ हम जोड़ देते हैं और वहाँ से हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। तो यही होता है आपका बाईपास सर्जरी। आपको यहाँ बस नाम ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से व्यक्ति को बचा सकते हैं, ठीक? अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है नेक्रोसिस के बारे में। ये नेक्रोसिस क्या होता है? तो हृदय की मांसपेशियों का नष्ट होना ही क्या कहलाता है आपका? यही आपका कहलाता है नेक्रोसिस। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, नेक्रोसिस का अर्थ क्या होता है? तो हृदय की मांसपेशियों का नष्ट होना ही नेक्रोसिस कहलाता है। अब आपको एक फुल फॉर्म ध्यान रखना है, जो कि है एफसीएचएल। अगर आपको कोई फुल फॉर्म बताया जा रहा है तो उसको ज़रूर नोट डाउन किया कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए मैं यहाँ पर बताती हूँ। तो जो एफसीएचएल है, इसका फुल फॉर्म होता है फ़ैमिलियल कंबाइंड हाइपरलिपिडेमिया। ये क्या होता है? तो यह एक आनुवांशिक रोग होता है जो रक्त में वसा के स्तर को बढ़ा देता है। इसमें एलडीएल सामान्य से अधिक हो जाता है। आपने एलडीएल के बारे में पहले पढ़ा है, एचडीएल के बारे में पहले पढ़ा है। तो आपको हमने वहाँ पर गुड और बैड एलडीएल के बारे में चर्चा किया था। अब आप कमेंट करके बताएँगे कि ये हमारा जो एलडीएल है, ये बैड एलडीएल है या फिर गुड एलडीएल है, और साथ में आपको एलडीएल का फुल फॉर्म भी बताना है, ठीक? तो ये हमने देख लिया कि हम किस तरह से एक हृदय रोगी को बचा सकते हैं, उसके बचाने के क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, ठीक? तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो एंजियोप्लास्टी ध्यान रखना है, बाईपास सर्जरी ध्यान रखना है, और क्या ध्यान रखना है, ये जो टर्म यहाँ पर दिए जाते हैं, इन सारे टर्मों को आपको ध्यान रखना है, राइट? अब हम देख लेते हैं कुछ टेस्ट के बारे में। अगर हृदय संबंधी यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा?
या तो इसके चरण से पूछ लिया जाएगा या फिर इसके टेस्ट से पूछ लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि यही सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और ये एक बुक में आपको नहीं मिलेंगी चीज़ें, ठीक? तो इसके टेस्ट के बारे में, एक टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम और टेस्ट का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। तो जो एक पहला टेस्ट है इसका, वो होता है ईसीजी टेस्ट। ईसीजी टेस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये हृदय रोग में प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका फुल फॉर्म आपको ध्यान होना चाहिए, ईसीजी का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक? और क्या टेस्ट होता है? अब यही एक टेस्ट तो होता नहीं है। अगला होता है आपका इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं, जो इकोकार्डियोग्राफी होता है, ये एक प्रकार से आपके जो हार्ट है उसका अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें आप व्यक्ति के हृदय को कार्य करते हुए देख सकते हैं। ये होता है आपका कार्डियोग्राफी होता है, ठीक? अगला क्या होता है? तो कार्डियल एंजाइम टेस्ट। कार्डियल एंजाइम टेस्ट क्या है? तो यह एंजाइम हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। जब भी हृदय में किसी भी प्रकार का खतरा होता है, तो यह एंजाइम रक्त में मिल जाता है। अब जब रक्त में मिल जाता है, तो टेस्ट करके पता ही चल जाएगा, ठीक? तो ये क्या होता है? कार्डियल एंजाइम टेस्ट। ये किसके लिए किया जाता है? आपको एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है कि अगर कार्डियो शब्द कहीं पर जुड़ रहा है, ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो कार्डियो शब्द जहाँ पर जुड़ रहा है, तो इसका मतलब वो हृदय से संबंधित होता है, ठीक? अगला आपका आ जाता है एंजियोग्राफी। अब ये एंजियोग्राफी क्या होता है? ये भी एक टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है? यह एक टेस्ट होता है जो बिल्कुल सही बता सकता है कि व्यक्ति को हृदय में कितना ब्लॉकेज है, मतलब व्यक्ति का जो हार्ट है उसमें कितना ब्लॉकेज है। इसमें करते क्या हैं? तो इस टेस्ट में जो ब्लड होता है, ब्लड की नसों में डाई, डाई मतलब एक प्रकार का रंग है, उसको डालते हैं और एफ्लोस्कोपी एक्सरे में देखते हैं। में देखते हैं कि जो आपने डाई को डाला है, मतलब जो आपने इस नली में, ये नली होगी और इस नली में आपने जो डाई को डाला है, क्या वो सही प्रकार से डाई में जा रही है कि नहीं? ये सही प्रकार से डाई नली में जा रही है या नहीं? अगर ये जा रही है, आप वो इसे एक्स-रे में तो देख रहे हैं, अगर ये जा रही है सही से, इसका मतलब हार्ट में ब्लॉकेज नहीं है। अगर जहाँ पे फँस रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पर ब्लॉकेज है। मतलब ये जो एंजियोग्राफी होता है, ये बिल्कुल सही-सही बता देता है कि आप हार्ट के पेशेंट हैं या नहीं हैं, ठीक? तो ये इतना था, हमने देखा टेस्ट के बारे में। अब जब हमने टेस्ट के बारे में बात कर ही लिया है, तो अब हमारा लास्ट में क्या बच जाता है? लास्ट में वही बच जाता है हमारा जो हम सब में डिस्कस करते हैं, आहार के बारे में। तो अगर कोई हृदय का रोगी है तो उसे किस प्रकार का आहार देना चाहिए? सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है, अगर कोई व्यक्ति हृदय का रोगी है तो उसमें सोडियम वसा का प्रयोग बंद करना है। मतलब अगर आपको पता ही है कि जो नलिकाएँ हैं वहाँ पर फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें जमा हो रही हैं। तो अगर कोई व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है, तो हम क्या करेंगे? तो उसके आहार में हम सोडियम और जो फैट होती हैं, इन सारी चीज़ों को बैन कर देते हैं। आहार में कम ऊर्जा उत्पन्न करने वाले भोज्य पदार्थ को शामिल करते हैं। मतलब हम ऐसे भोज्य पदार्थ को शामिल करेंगे जो क्या करेगा, कम ऊर्जा उत्पन्न करेगा। आगे देख लेते हैं हम। आगे आ जाता है आपका कि कोलेस्ट्रॉल का प्रयोग, मतलब जंक फूड, कोका कोला, पेप्सी, इन सब का प्रयोग हमें क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए, ठीक? सोडियम पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए। हमने पहले ही देखा कि सोडियम को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मतलब जो हार्ट का पेशेंट है, उसे हमें नमक नहीं देना चाहिए, मतलब कि सोडियम नहीं देना चाहिए।
अधिक चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अधिक चीनी का प्रयोग करने से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और आपको पता है कि जो आपकी नलिकाएँ हैं, उनमें क्या हो रहा है? उनमें वही कोलेस्ट्रॉल, वही फैट तो जाकर जमा हो रहा है। तो जब हम ऊपर से देते जाएँगे, देते जाएँगे, देते जाएँगे तो वो और जमा होता जाएगा ना। तो हमें इसे रोकना है। हमें उनमें फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीज़ें नहीं देनी है, ठीक? अगला हम दे क्या सकते हैं उन्हें? तो पालक, चौलाई, बथुआ ये जो हरी साग होते हैं, पत्तेदार साग-सब्जियाँ होती हैं, इनका प्रयोग करते हैं। सूरजमुखी हो गया, मूँगफली हो गया, इन सब के तेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो डालडा हो गया, घी हो गया, इन सब का प्रयोग नहीं करते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो जमने वाली वसा होती है, वो सबके लिए नुकसानदेह है। जैसे हृदय के रोगी के लिए, यकृत के रोगी के लिए, मधुमेह के रोगी के लिए, इन सभी के लिए क्या होता है जो आपका जमने वाली वसा होती है, वो नुकसानदेह होती है, ठीक? तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी मरीज़ हैं, जो भी रोगी हैं, चाहे वो हृदय के हैं, चाहे मधुमेह के हों, चाहे लीवर से संबंधित बीमारी हो उनको, तो उनको हमें क्या देना है? उन्हें हमें जो है फैट वग़ैरह बहुत कम मतलब फैट ना के बराबर ही देना है और कम कैलोरी वाली चीज़ें उन्हें देना है, जिसमें कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता हो। और ज़्यादातर प्रयोग क्या करना चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट भी हम उनको देते हैं, उनमें हमें पॉली का प्रयोग करना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट का पॉली फॉर्म होता है, उसी का प्रयोग करना चाहिए। तो पॉली से ग्लूकोज़ बनने में उसको टाइम भी अधिक लगता है, ठीक? और हम उन्हें जमने वाली वसा तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। जमने वाली वसा को हमें अवॉइड करना है। कोको कोला, जंक फूड ये सारी चीज़ें जो हो गई, इन्हें भी हमें अवॉइड करनी है, ठीक? तो ये हमने पूरी चर्चा कर ली हृदय रोग पर। हमने जो भी हमसे हो पाया, जितना हमें लगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने वो सारी चीज़ें इसमें जो है इंक्लूड की हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? हमें लग रहा है कि आजकल आप लोग क्लास को पसंद नहीं कर रहे हैं। पता नहीं मैं आपको चीज़ें समझा नहीं पा रही हूँ या आपके काम की चीज़ें दे नहीं पा रही हूँ। आप लोग ना तो लाइक कर रहे हो, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही कमेंट करते हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, देखिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो अभी हम अगर हृदय पर बात करने लगेंगे, हृदय हो गया आपका लीवर हो गया, मधुमेह हो गया, तो अगर हम बात करेंगे तो ये कम से कम 2-2 घंटे की क्लास हो जाएँगी आपकी। लेकिन क्या उस 2 घंटे की क्लास में और जो हम ये एक 40 से 45 मिनट के क्लास में बात करते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए? अगर हम इतनी लंबी क्लास लेने लगेंगे, तो आपका सिलेबस भी नहीं पूरा हो पाएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चीज़ आपके लिए छोड़ती हूँ। मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन करती हूँ, ताकि आप भी इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग को देखिए यहाँ पर पैसा तो देना नहीं है, आपका एक भी रुपया नहीं लगता है। आप इस चैनल पर, इस प्लेटफ़ॉर्म पर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरी आपको थ्योरी की क्लासेस दी जाती हैं और संडे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ऐसे में अब आपको एक काम करना है, आपको अपने लिए एक यूथ ले लेना है, मतलब जिसमें आपने देखा जो एक बहुत यूथ की आती है एक, यूथ की बुक है जो, उसमें आप काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन दे सकते हैं और अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं थ्योरी तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर लगाया कीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो बस आज से यही इतना आपको बताना था कि आप यूथ ज़रूर ले लीजिए, जिससे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँगे। अगर यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वहाँ से वो कवर हो सकते हैं, ठीक? तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। चलिए फिर अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।